हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करने आई हूँ। जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो बहुत ही कॉमन सोनोग्राफी फाइंडिंग होती है। मेरे पास मेरे खुद के पेशेंट्स में भी ओवेरियन सिस्ट निकल आता है। बाहर से भी कई बार सर्जन या फिजिशियन मेरे पास ओवेरियन सिस्ट के लिए पेशेंट रेफ़र कर देता है। जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो बहुत वैरायटी की होती हैं। पेशेंट तो जैसे ही ओवेरियन सिस्ट के बारे में गूगल सर्च करता है तो उसको सबसे पहले कैंसर मिल जाता है तो डर जाता है, और ओवेरियन सिस्ट का नाम सुनते ही उसको ऐसे लगता है पता नहीं अब तो डॉक्टर क्या करने वाली हैं, कौन सी सर्जरी करने वाली हैं और क्या बताने वाली हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ओवेरियन सिस्ट जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट मतलब जिसमें कोई बीमारी होने की संभावना है, और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट जो मतलब ऐसे ही ओवरी जो होती है वो ह्यूमन बॉडी का बहुत ही डायनामिक ऑर्गन है। वो इतना सिंपल नहीं होता, उसमें हर महीने बीज बनता है, फिर बीज रिलीज़ होता है और फिर वापस पीरियड्स आ जाते हैं, फिर वापस बीज बनता है, फिर बीज रिलीज़ होता है, फिर वापस पीरियड्स आ जाते हैं। और कभी कभी जब पेशेंट कंसीव हो जाता है तो वो जो बीज है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। बहुत कॉमनली लोग प्रेगनेंसी विद ओवेरियन सिस्ट के साथ भी आते हैं। प्रेगनेंसी विद ओवेरियन सिस्ट के बारे में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे मेरे पास एक पेशेंट आता है ओवेरियन सिस्ट का, तो मैं उसमें क्या क्या देखती हूँ। सबसे पहले मैं सोनोग्राफी रिपोर्ट में ये देखती हूँ कि ओवेरियन सिस्ट का साइज़ क्या है। फिर दूसरा, सोनोग्राफी में ये लिखा होता है कि सोनोग्राफी में जो सिस्ट है वो सिंपल सिस्ट है या उसके अंदर ब्लड है या वो एंडोमेट्रियोसिस की गांठ है या वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। इस तरह की 4 चीज़ें होती हैं। जनरली सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर या खुद से सोनोग्राफी कर एक बहुत 90% ये आइडिया लग जाता है कि ये गांठ जो है सिंपल है और ये दवाइयों से ठीक हो ही जाएगी। लेस देन 1% ऐसी होती है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस्ट कैसी है। अगर सिस्ट सिंपल है, यूनिलॉक्यूलर मतलब एक ही है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और सिस्ट नहीं हैं, उसके अंदर सिंपल पानी भरा हुआ है, जनरली वो सिस्ट जो होती हैं वो सिंपल या फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल मतलब बिना नुकसान करने वाली सिस्ट होती हैं। दवाई की भी ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं। सेकेंड नंबर की जो सिस्ट है, साइज़ छोटा है, यूनिलॉक्यूलर मतलब एक ही उसके अंदर और सिस्ट नहीं है, वो एक ही है, सिंगल है, उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है या ब्लड मिक्स्ड विद वाटर भरा हुआ है जिसको कि हेमरेजिक सिस्ट कहा जाता है। वो सिस्ट जनरली ठीक हो जाती हैं, कभी कभी नेचुरली ठीक हो जाती हैं, कभी दवाई की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी रेयरली वो रप्चर हो जाती है। रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट में पेशेंट हमारे पास सिवियर एब्डोमिनल पेन के साथ आता है और पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी उबका होता है। अगर पेशेंट की जो सिस्ट है वो फट गई है तो जनरली जहाँ से भी फटेगी वहाँ से कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है और कभी कभी नहीं। अगर ब्लीडिंग होकर रुक गई है और पेशेंट का पेन रिजॉल्व हो गया है और सिस्ट का साइज़ नहीं बढ़ रहा है तो वो सिस्ट जनरली बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाती हैं। पर अगर सिस्ट ज़्यादा रप्चर है, ज़्यादा ब्लीडिंग है, पेट में ब्लड भर गया है, लगातार बढ़ रहा है, तो फिर पेशेंट को हमें वो ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी करानी पड़ती है। वो ब्लड शरीर में से निकालना पड़ता है ताकि पेशेंट को ऐसे क्योर हो जाए। पर इस तरह की सिस्ट जो रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट होती है, इस तरह की सिस्ट मैंने अभी तक अपने 10-12 साल के करियर में मुश्किल से 4 या 5 बार देखी है। तो उससे पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें बहुत अनकॉमन है। फिर तीसरा होता है कि सिस्ट इसी तरह की है पर हमें सोनोग्राफी में देख के ही पता चलता है, जिसको कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बोलते हैं। मतलब ग्लास का चूरा कर देते हैं तो वो कैसा दिखता है, उस तरह की अपीयरेंस वाला जो सिस्ट होता है उसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। और सोनोग्राफी करते वक्त सराउंडिंग फीचर्स से एडिनोमायोसिस, बल्कि यूट्रस, ओवरीज एडहेरेंट टू यूट्रस, इन सब चीज़ों से ये पता चल जाता है कि ये एंडोमेट्रियोमा है। वो भी ज़्यादातर नॉन कैंसर होता है। 0.1% केसेस में उसमें मैलिग्नेंसी होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। कौन से सिस्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सिस्ट जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, ब्लड भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, मल्टी सेप्टेटेड, बहुत सारे सेप्टेशंस बने हुए हैं, उसके अंदर दीवारें, झिल्लियाँ बहुत सारी दिख रही हैं, साइज़ मोर देन 6 सेंटीमीटर्स ओवेरियन सिस्ट जो होती हैं उनको हमें फॉलो कर लेना चाहिए। और पेशेंट की एज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को ओवेरियन सिस्ट जो है वो पीरियड आने के पहले हुई है या पीरियड बंद होने के बाद हुई है, उन सिस्ट को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन सिस्ट के अंदर कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं, अगर जैसे कि रिसेंटली अनएक्सपेक्टेडली एक 29 ईयर्स की फीमेल आई थी मेरे पास और वो बाहर से रिपोर्ट लेके आई थी। उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, सिर्फ उसका एक CA 125 करके एक जांच होती है वो एबनॉर्मल थी
और सोनोग्राफी में उसका अपीयरेंस एंडोमेट्रियोसिस जैसा लग रहा था, तो मुझे लगा कि वो नॉन कैंसरस सिस्ट है। मैंने ऑपरेट किया। तो ऑपरेशन के दौरान ही हम लोग एक जांच भेजते हैं, फ्रोजन सेक्शन, तो उसमें पेशेंट को मैलिग्नेंसी निकली। तो पेशेंट का उसके बाद फिर हमने सर्जिकल स्टेजिंग करके एक ऑपरेशन होता है वो किया। तो ऐसे रेयरली इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं, तो इसलिए हमें ओवेरियन सिस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं, और फिर हमें अगर सस्पिशन ज़्यादा होता है तो हम कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन कराते हैं, और सोनोग्राफी में जो डॉपलर होता है उससे हमें बहुत आइडिया लगता है कि ये जो सिस्ट है ये कैंसरस है कि नहीं है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे ग्राफ्स हाथ में सोनोग्राफी मशीन ही होती है, तो सबसे पहले हम डॉपलर रख के देख लेते हैं कि पेशेंट को कैंसर है, कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर वो हाईली वास्कुलर है, उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लगती है। सेकंड, हमारा सस्पिशन हाई होता है। अगर पेशेंट का CA-125, जिसकी की वैल्यू जनरली 35 से कम होती है, वो बढ़ा हुआ आता है, तो हमारा सस्पिशन हाई होता है। उसके अलावा कुछ और ट्यूमर मार्कर्स भी किए जाते हैं, जिनके नाम मैं आपको बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। 3-4 ट्यूमर मार्कर्स किए जाते हैं, स्पेशली ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर्स और इमेच्योर टेरेटोमास। ये इस तरह के 2 कैंसर्स होते हैं जिनके बारे में जानने के लिए हम वो ट्यूमर मार्कर्स मतलब इस तरह के कुछ ब्लड टेस्ट, जिससे कि हमें एक अंदाज़ा लग सके कि कैंसर होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हमें एक आइडिया लगता है कि पेशेंट को कैंसर होने की संभावना क्या है। अगर ओवरी के कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है तो हमेशा ऑपरेशन पेट खोल करके किया जाता है, और अगर संभावना कम लगती है तो हम दूरबीन से ऑपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।